कल आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत गहरा असर डालता है और हमारी डेली लाइफ्स के ऊपर, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर बहुत गहरा असर डालता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की हाल ही में मीटिंग हुई है। तो इस मीटिंग में बहुत ही अहम फैसले लिए गए हैं जो कि हमारी अर्थव्यवस्था की सिचुएशन को सुधारने के लिए और आम जनता की सिचुएशन को सुधारने में गहरा असर डाल सकते हैं। लेकिन ये जो मीटिंग हुई थी ये इतनी खास क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इसमें पहली बार आरबीआई के नए गवर्नर मिस्टर संजय मल्होत्रा की लीडरशिप में ये आयोजित की गई थी। अब संजय मल्होत्रा हाल ही में आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं और ये पहली बार उनकी इतनी बड़ी पॉलिसी मीटिंग थी। तो उनकी लीडरशिप में जो भी निर्णय लिए गए हैं वो देश की अर्थव्यवस्था की सिचुएशन को सुधारने के लिए और इसको एक नई दिशा में ले जाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं। इसीलिए इन सारी चीजों को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए हैं और इन सारे फैसलों का हमारे ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि हमारे नए आरबीआई के गवर्नर मिस्टर संजय मल्होत्रा कौन है। संजय मल्होत्रा जो है वो एक आईएएस ऑफिसर है यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं। 1990 बैच के राजस्थान कैडर से आते हैं। उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन आईआईटी कानपुर से की जहां पर उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर किया जिससे उन्हें पॉलिसी मैटर्स जो है या फिर जो पॉलिसी से संबंधित जो भी मामले होते हैं उनकी गहरी समझ मिली। अब अपने करियर के दौरान उन्होंने अलग अलग की पदों के ऊपर भी काम किया है जैसे कि एनर्जी सेक्रेटरी के रूप में काम किया है और रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया है। इन सारी जिम्मेदारियों के दौरान या फिर इन सारे एक्सपीरियंस के साथ साथ उन्होंने जो देश के फाइनेंशियल मुद्दे होते हैं या फिर जो फाइनेंशियल पॉलिसीज होती हैं उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैसले भी लिए हैं। उनके पास ये जो एक्सपीरियंस है वो उन्हें आरबीआई के गवर्नर के रूप में एक सुटेबल और केपेबल नेता बना देता है। तो अब बात कर लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। तो ये बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको तय करने में। अब मैं सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो ये जो कमेटी होती है वो इंटरेस्ट रेट यानी कि जो भी ब्याज दर होती हैं उनसे जुड़ी हुई पॉलिसीज का निर्धारण करती है और जो भी पैसा है, जो भी बाजार में रुपया पैसा है उसकी सप्लाई से जुड़ी हुई पॉलिसीज का निर्धारण करती है। अब एमपीसी का जो मेन उद्देश्य होता है वो दो चीजों को बैलेंस करना होता है। नंबर एक इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई होती है उसको कंट्रोल करना और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना यानी कि जो आर्थिक विकास है उसको बढ़ावा देना। मतलब इसका उद्देश्य होता है कि जो महंगाई होती है इस तरीके से उसको काबू रखना कि आम जनता पर ज्यादा बोझ ना पड़े और दूसरा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना यानी कि बाजार में इतना पैसा अवेलेबल हो जो कि व्यापार को बढ़ावा मिल सके, जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा मिल सके और जो भी देश में विकास के काम चल रहे हैं, डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं उनको बढ़ावा मिल सके। अब ऐसी जो कमेटी की मीटिंग्स हैं ये रेगुलरली होती रहती हैं जिनमें देश की जो आर्थिक सिचुएशन है वो ध्यान में रखकर नए नए रूल्स लागू किए जाते हैं या फिर उनके ऊपर गौर फरमाया जाता है। अगर जरूरत महसूस होती है तो पॉलिसीज में कुछ चेंजेस लाए जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव किए जाते हैं जैसे कि ब्याज दरों को घटाना या फिर ब्याज दरों को बढ़ाना ताकि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको सही डायरेक्शन में ले जाया जा सके। अब एमपीसी के जो फैसले होते हैं वो सीधे तौर पर बैंकिंग सिस्टम पर असर डालते हैं, लोन के ऊपर असर डालते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग उनके ऊपर असर डालते हैं, जो भी सेविंग करते हैं लोग उनके ऊपर असर डालते हैं। अब 7 फरवरी 2025 को ये जो मीटिंग हुई थी इसमें इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं जिसमें सबसे बड़ा निर्णय जो लिया गया है वो रेपो रेट में रिडक्शन करना यानी कि रेपो रेट में कटौती करना है। यानी कि रेपो रेट में 0.25% की कटौती थी। पहले का जो रेपो रेट था वो 6.5% था लेकिन अब इसमें 0.25% की कटौती हुई है तो अब इसको घटाकर 6.25% कर दिया गया है। अब ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि रेपो रेट क्या होता है और इसका प्रभाव कैसे पड़ता है। अब ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि रेपो रेट क्या होता है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है। ये एक ब्याज दर होती है जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको शॉर्ट टर्म के लिए फंड प्रोवाइड कराता है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए उनको लोन देता है। तो जब बैंकों को आरबीआई से कम ब्याज दर पर पैसा मिलेगा तो उनके लिए पैसा उधार लेना जो होगा वो सस्ता हो जाएगा और इसका सीधा असर आम लोगों के ऊपर पड़ेगा। आम लोगों का जो भी बिजनेस चल रहे हैं, जो भी व्यवसाय चल रहे हैं उनके ऊपर पड़ेगा। अब इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, अगर बैंकों के पास कम ब्याज दर में पैसा
पैसा आया है तो बैंक के जो भी कंज्यूमर्स होंगे तो बैंक उन कंज्यूमर्स को कम ब्याज दर में लोन दे सकता है, जिसकी वजह से होम लोन सस्ते हो सकते हैं, जो बिजनेस लोन होता है वो सस्ता हो जाता है, गाड़ी के ऊपर जो भी लोन होता है वो सस्ता हो जाता है। अब इसकी वजह से लोगों की ईएमआई कम हो सकती है, जो भी फाइनेंशियल बोझ है उनके ऊपर वो कम हो सकता है, और साथ ही साथ बाजार में जो भी कैश फ्लो है, रुपया पैसा जो इधर उधर जाता आता रहता है तो वो भी अच्छे से हो पाएगा। अब ये जो निर्णय लिया गया है वो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए लिया गया है, और साथ ही साथ जो भी बिजनेसमैन है उनको बढ़ावा देने के लिए लिया गया है, और साथ ही साथ जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको भी बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपको इससे कुछ फायदा होने वाला है? तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि रेपो रेट में जो भी कटौती हुई है उससे आम जनता के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसका सीधा असर आम जनता के लोन के ऊपर पड़ेगा, जो भी उनकी ईएमआई होगी उनके ऊपर पड़ेगा, जो भी होम लोन है वो सस्ते हो जाएंगे, कार लोन सस्ते हो सकते हैं, और दूसरे टाइप के जो भी लोन है वो सस्ते हो जाएंगे, और ईएमआई भी सस्ती हो सकती है। तो अब बैंकों को आरबीआई से कम ब्याज दर पर पैसा मिलेगा और वे ये लाभ अपने ग्राहकों के ऊपर, अपने कंज्यूमर्स के ऊपर दे सकते हैं। अब इससे बिजनेस ओनर्स जो हैं उनको क्या फायदा मिलेगा? अब ये जो फैसला है ये केवल आम लोगों के लिए नहीं है, जो भी बिजनेसमैन है, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद हो सकता है। अगर कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहता है तो अब उसे कम ब्याज दर के ऊपर लोन मिल सकता है, जिससे वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में यूज कर सकता है, नई नई मशीनों को खरीदने में यूज कर सकता है, और नई नई जगह पर इन्वेस्ट करने में यूज कर सकता है। कुल मिलाकर रेपो रेट में जो भी कटौती हुई है उससे आम जनता को तो फायदा मिलता ही मिलता है, और साथ ही साथ लोन लेना सस्ता हो सकता है, ईएमआई सस्ती हो सकती है, और जो भी बिजनेस को लेकर एक्सपेंशन है वो बढ़ सकता है। तो अब रिजर्व बैंक के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है, या फिर आप बोल सकते हो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, यानी कि जो आर्थिक विकास है, और साथ ही साथ जो महंगाई है उसको बैलेंस बनाए रखना। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई दर से होता है, यानी कि बाजार में जो भी चीजें हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उनकी जो भी कीमतें होती हैं उनमें होने वाली बढ़ोतरी। अगर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आम जनता के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि जो खाने पीने की चीजें होती हैं, पहनने की चीजें होती हैं, यूज करने वाली जो चीजें होती हैं वो सारी महंगी हो जाती है, पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, दवाइयों के दाम बढ़ जाते हैं, और दूसरी जो जरूरी सामान की कीमतें होती हैं वो भी बढ़ जाती हैं। इसकी वजह से आरबीआई की ये कोशिश रहती है कि महंगाई दर को कंट्रोल करना, ताकि लोगों की जो खरीदने की क्षमता है, खरीदने की जो भी कैपेबिलिटी है उस पे असर ना पड़े, और दूसरी ओर ये भी जरूरी है कि बाजार में जो भी पर्याप्त मात्रा में रुपया पैसा है उसकी सप्लाई हो, ताकि जो भी बिजनेस है या फिर जो भी व्यापार है उसको बढ़ावा मिल सके। लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिल सके, लोग नए नए बिजनेस को शुरू कर सकें, और जो भी नए नए मौके हैं रोजगार को लेकर, नए नए मौके हैं नौकरियों को लेकर, वो बढ़ सके। अब दिसंबर 2024 में जो इन्फ्लेशन रेट था वो था 5.22%, जो कि पिछले 4 महीनों में सबसे कम था। इसका मतलब ये हुआ कि महंगाई जो थी वो कंट्रोल में थी। जब महंगाई कम होती है तो आरबीआई को रेपो रेट कम करने का मौका मिलता है, ताकि बाजार में पैसा आसानी से अवेलेबल हो जाए और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसमें तेजी आ जाए। तो इस बार भी इन्फ्लेशन रेट कम होने की वजह से या फिर महंगाई दर कम होने की वजह से आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की, जिससे बैंकों को सस्ता कर्ज मिल सकेगा और वो कम ब्याज दर पर अपने जो भी कस्टमर्स होंगे उनको लोन दे सकेंगे। इससे ना केवल आम जनता को राहत मिलेगी, बल्कि जो भी व्यापार होगा उसको बढ़ावा मिलेगा, और जो भी देश में इन्वेस्टमेंट होगा उसको बढ़ावा मिलेगा। तो सीधा सीधा इसका असर ये निकल कर आएगा कि देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, देश की जो भी अर्थव्यवस्था होगी उसको बूस्ट मिल जाएगा, या फिर वो मजबूत हो जाएगी। आपने हाल ही में ये देखा होगा कि जो रुपया है हमारा, यानी कि जो इंडियन रुपी है, उसके एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिला था, यानी कि डॉलर के मुकाबले रुपया की जो कीमत थी वो कभी बढ़ रही थी, वो कभी कम हो रही थी। अब ये जो सिचुएशन थी वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इनस्टेबिलिटी पैदा कर सकती थी, जिसकी वजह से जो भी इंपोर्ट से देश में वो महंगे हो सकते थे, और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के ऊपर भी दबाव बढ़ सकता था। अब रुपये को स्टेबल बनाए रखने के लिए आरबीआई ने बाजार में इंटरफेयर किया। इसका मतलब ये है कि आरबीआई ने बैंकों के माध्यम से डॉलर्स को बेचा। जब बाजार में डॉलर्स की अवेलेबिलिटी
बढ़ जाती है तो रुपये की जो मांग होती है वो बढ़ जाती है, जिससे रुपया जो है वो ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाता है। अब अगर इसका फ्यूचर आउटलुक देखें तो आने वाले महीनों में, आने वाले टाइम में हमें ये देखना होगा आरबीआई के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो भी पॉलिसी चेंजेस हैं या फिर पॉलिसी को लेकर जो भी बदलाव हैं, जो भी फैसले हैं, वो कैसे प्रभाव डालते हैं। अगर महंगाई कंट्रोल में रहती है और देश की जो अर्थव्यवस्था की विकास दर है वो तेज होती है, तो ये इस बात का संकेत है कि आरबीआई के जो भी पॉलिसी को लेकर निर्णय हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं। इससे लोगों की खरीदने की क्षमता जो होगी वो मजबूत हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और नए नए रोजगार के मौके बढ़ जाएंगे। अब जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो केवल घरेलू पॉलिसीज में नहीं बल्कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनको भी प्रभावित करती है, जैसे कि यूएस फेडरल रिजर्व पॉलिसीज हो गई। अगर अमेरिका अपने ब्याज दरों को बढ़ाता है तो जो विदेशी इन्वेस्टर्स होंगे भारत के मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं, जिससे रुपये की जो कीमत होगी वो प्रभावित हो सकती है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा हो जाता है तो पेट्रोल डीजल के जो दाम होंगे उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। इसलिए आरबीआई और सरकार को सतर्क रहना होगा और टाइम टाइम पर पॉलिसीज में चेंज लाना पड़ेगा, ताकि जो भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं, अगर ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं तो उनका सामना किया जा सके और साथ ही साथ भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको स्टेबल किया जा सके और उसको और ज्यादा मजबूत किया जा सके। तो इस टॉपिक के ऊपर आपकी जो राय है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप मुझे ये बताइए कि रेपो रेट में जो भी कटौती हुई है उससे आम जनता को कितना लाभ होने वाला है। आपको क्या लगता है कि रुपये की जो एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबल रखने के लिए आरबीआई का जो इंटरवेंशन है, आरबीआई का जो भी हस्तक्षेप है वो इफेक्टिव होगा या फिर नहीं? जो कुछ भी आपका मानना है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।